हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग में फर्जी पुलिस सायरन वाली कार लेकर घूम रहा था युवक। पुलिस ने जब्त की गाड़ी। हजारीबाग शहर के मटवारी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अल्टो कार, जिस पर पुलिस का स्टिकर, नीली लाल बत्ती और सायरन लगे थे, सड़कों पर दौड़ती नजर आई। सूचना मिलने पर यातायात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया। जांच में ये पता चला कि कार का रजिस्ट्रेशन अमान्य था और युवक इसे लोगों में भ्रम और भय पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यातायात थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि इस तरह फर्जी सायरन और प्रतीकों का उपयोग करना गंभीर अपराध है और युवक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार ने कहा कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ये जांच में जुटी है कि उसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं। ज्वेलरी शॉप में लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बोकारो में आस्था ज्वेलर्स में 4 हथियारबंद लुटेरों ने की वारदात, कैश भी लूटा। बोकारो में सोमवार की शाम हथियारबंद 4 बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में जमकर लूटपाट की। वारदात चास थाना क्षेत्र स्थित आस्था ज्वेलर्स में हुई। चारों लुटेरे बाइक से आए थे, सारे गहने और कैश लेकर भाग गए। दुकानदार के अनुसार लाखों रुपए के गहनों की लूट हुई है। वहीं पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के दौरान दुकान के मालिक जितेंद्र कुमार और स्टाफ को बंधक बनाकर लुटेरों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए पूरी दुकान लूट ली। जितेंद्र कुमार के अनुसार चारों लड़कों में से 2 पिस्तौल रखे हुए थे। वारदात को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जितेंद्र कुमार ने बताया कि अभी नुकसान का सटीक आकलन संभव नहीं है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए के आभूषण लूटे गए हैं। आस्था ज्वेलर्स के मालिक जितेंद्र कुमार ने बताया कि 4 लड़के दुकान पर आए और चांदी की अंगूठी दिखाने के लिए कहा। मैंने कहा, यहाँ चांदी की अंगूठी नहीं है। फिर उन्होंने कहा, सोने की अंगूठी दिखाइए। मैंने कहा, अभी मेरे पास स्टाफ नहीं है, आप 1 घंटे बाद आइएगा। इतना कहना ही था कि उन्होंने रिवॉल्वर तान दी, सभी को बंधक बना लिया। फिर खुद से सब सामान निकालने लगे, गाली गलौज भी किया। इसके बाद कैश काउंटर से 100 और 500 रुपए की गड्डी भी अपने साथ ले गए। इधर इस घटना से चास बाजार में दहशत का माहौल है और व्यापारियों ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस की गश्ती बगल में हो रही थी। शॉप का कोई भी स्टाफ बाहर निकलकर शोर मचाता तो पुलिस जरूर एक्शन लेती। उस समय बारिश हो रही थी, जिसका फायदा उठाकर लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सिर्रम टोली से कांटा टोली तक मोहल्लों का साइन बोर्ड लगाने की मांग। सिर्रम टोली चौक से लेकर कांटा टोली चौक तक के मोहल्लों का साइन बोर्ड लगाने की मांग की गई है। इस संबंध में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के पवन तिर्की और ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के महासचिव प्रवीण कच्छप और प्रवक्ता राजकुमार नागवंशी ने सोमवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को ज्ञापन सौंपा। कहा कि सिर्रम टोली से कांटा टोली तक ऐसे पुराने पारंपरिक मोहल्ले हैं जिसका नामकरण प्रकृति, पारंपरिक जगह विशेष के आधार पर किया गया है, लेकिन फ्लाईओवर निर्माण के बाद इन मोहल्लों के पारंपरिक नाम पहचान धूमिल हो गई है। अधिकतर मोहल्ले आदिवासी बहुल हैं। इसलिए आग्रह है कि ब्रिज के नीचे सड़कों के किनारे उक्त मोहल्लों का साइड बोर्ड लगाया जाए ताकि बाहर से आने वाले लोगों को मोहल्ले खोजने व पता ढूंढने में दिक्कत न हो। कृषि मंत्री ने कहा, ज्यादा कीमत पर यूरिया बेच रही दुकानों का रद्द किया जाएगा लाइसेंस। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वैसे दुकानदार जो यूरिया व डीएपी खाद तय कीमत से अधिक दर पर बिक्री कर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। दैनिक भास्कर ने जिन दुकानों में अधिक दर बिक्री की जानकारी खबर के माध्यम से दी है, उन दुकानों का लाइसेंस पहले रद्द होगा। यूरिया व डीएपी बेचने वाले दुकानों की जांच कराई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि कौन दुकानदार तय कीमत से अधिक कीमत में इनकी बिक्री कर रहे हैं। रांची में यूरिया और डीएपी की बिक्री में दुकानदार मुनाफाखोरी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने 22 जून को प्रकाशित अखबार में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित कर बताया था कि कैसे दुकानदार मुनाफाखोरी कर रहे हैं। खबर के प्रकाशित होने के बाद कृषि मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। कृषि मंत्री के एक्शन में आने के बाद एमआरपी से अधिक रेट पर बेचने वाले दुकानदारों ने कहा है कि पहले यूरिया व डीएपी देने वाले होलसेलरों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वही एमआरपी से अधिक कीमत पर यूरिया व डीएपी बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्हें ही 266 रुपए एमआरपी वाली यूरिया की बोरी 350 रुपए में दी जा रही है। उसके बाद यूरिया को लाने का खर्चा अलग लगता है, इसलिए एमआरपी से अधिक दर पर किसानों को यूरिया व डीएपी बेचना पड़ रहा है। लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्यवाही होलसेलरों पर नहीं की जा रही है। दुकानदारों ने कहा कि वे इस संबंध में कृषि मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को रखेंगे ताकि होलसेलरों पर भी कार्यवाही हो।
झारखंड पुलिस विभाग में प्रमोशन। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी परीक्षा के लिए 23 जून से आवेदन कर सकते हैं। झारखंड पुलिस विभाग में चतुर्थ वर्गीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का रास्ता खुलने वाला है। इन कर्मचारियों को अब सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अगले पद पर पदोन्नत होने का अवसर मिलेगा। सीमित परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 23 जून से 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर सोमवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इस नियुक्ति के लिए वही अभ्यर्थी योग्य होंगे जो झारखंड राज्य के किसी जिला और इकाई और वाहिनी में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही नियमावली के 17(2) में सीमित विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता निर्धारित है। सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर से संबंधित जिला, इकाई और वाहिनी में एसपी या उनके समकक्ष पदाधिकारी के नाम से अपना आवेदन समर्पित करेंगे। आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि 23 जून से लेकर 9 जुलाई के दिन के 12 बजे तक है। यदि डाक से आवेदन भेजा जाता है तो 9 जुलाई को दिन के 12 बजे तक निश्चित रूप से प्राप्त होना चाहिए। पुलिस विभाग के किसी भी विभाग में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय ट्रेड के कर्मी इस परीक्षा में स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। नए नियम के अनुसार पुलिस ट्रेड में कुल रिक्त पदों में से 50% पदों पर सीधी बहाली होगी, जिसकी परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC द्वारा आयोजित की जाएगी। वहीं शेष 50% पद विभाग के वर्तमान चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन आरक्षित पदों के लिए वही कर्मचारी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो। हजारीबाग में उग्रवादियों ने 2 जेसीबी समेत 6 वाहनों में लगाई आग। हजारीबाग जिले में एक बार फिर से उग्रवादियों का उत्पात देखने को मिला है। सोमवार की रात उग्रवादियों ने जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के झोराकाट में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हथियारबंद उग्रवादियों ने एक साथ 6 वाहन और एक जनरेटर सेट को आग के हवाले कर दिया। जिन वाहनों में आगजनी की गई उनमें 2 जेसीबी, 2 हाईवा, 1 ग्रेडर, 1 पानी टैंकर और 1 जनरेटर शामिल है। हालांकि इस घटना को किस उग्रवादी संगठन के द्वारा अंजाम दिया गया, अभी तक इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कई हथियारबंद उग्रवादी मौके पर पहुंचे और विकास कार्य में लगे सभी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लेवी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया। इससे पहले बीते 1 जून को हजारीबाग जिला के पगारोपी थाना क्षेत्र अंतर्गत केरेडारी में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया था। TSPC तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी संगठन के उग्रवादियों ने केडी कोल परियोजना में कार्यरत BGR कंपनी के 2 स्कैनिया वाहनों को अपना निशाना बनाया। रात करीब 8 बजे उग्रवादियों ने पहले वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। गोलीबारी की इस घटना में एक युवक के घायल हो गया था। रांची में रथ मेले को लेकर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव, इन रूटों पर नहीं चलेंगी गाड़ियां। 26 जून से 7 जुलाई 2025 तक राजधानी रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा एवं मेला का आयोजन किया जा रहा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से प्रारंभ होने वाले इस आयोजन में हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक दूर दराज से आएंगे। भारी भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए रांची शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 26 जून से 7 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक धुरवा गोल चक्कार, नया सराय रोड, JSCA स्टेडियम रोड व पुराना विधानसभा रोड पर सभी बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 26 व 27 जून को धुरवा गोल चक्कर से पुराना विधानसभा एवं प्रभात तारा मैदान से शालीमार बाजार चौक की ओर सभी सामान्य वाहनों का प्रवेश बंद। तिरिल मोड़ से मौसीबाड़ी गोल चक्कर, शहीद मैदान से मौसीबाड़ी गोल चक्कर तक किसी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रभात तारा 3 मुहानी से जगन्नाथपुर बाजार तक किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। वैकल्पिक मार्ग से वाहन इस प्रकार चलेंगे। HEC एवं विधानसभा की ओर से आने वाले वाहन शहीद मैदान, शालीमार बाजार, प्रभात तारा मैदान, JSCA स्टेडियम से दाहिने मुड़कर तिरिल मोड़ होकर गंतव्य की ओर जाएंगे। रिंग रोड की ओर से शहर आने वाले वाहन तिरिल, JSCA स्टेडियम, प्रभात तारा बाजार होकर शहर की ओर जाएंगे। बर्थडे मनाकर लौट रहे 3 युवकों की दर्दनाक मौत, ट्रक और बाइक में हुई भीषण टक्कर। कोलेबिरा गुमला पथ NH 143 पर तपकरा डैम से बर्थडे बनाकर लौट रहे बाइक सवार युवकों की एक ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं तीसरा युवक ट्रक के साइड में जा गिरा था। गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक को रांची रिम्स ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। कोलेबिरा थाना प्रभारी शशि शंकर सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लचरागढ़ पंचायत के कुंबाकिरा निवासी सूरज बागवार, अमृत बागवार और कोलेबिरा प्रहार टोल निवासी मानू टेटे तीनों एक बाइक में सवार होकर गुमला जिले के तपकरा डैम में बर्थडे बनाने गए थे। बर्थडे बनाकर तीनों दोस्त वापस कोलेबिरा लौट रहे थे कि तभी गुमला कोलेबिरा नेशनल हाईवे 143 के पास सामने से आ रही ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में सूरज बागवार और अमृत बागवार ट्रक के नीचे फंस गया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई, जबकि तीसरा मानू टेटर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा इलाज के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची जाने के दौरान मानू टेटे की भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोलेबिरा थाना प्रभारी शशि शंकर सिंह ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। शाम हो जाने के कारण शव को मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा भेजा जाएगा। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के लिए आजसू चलाएगी नौकरी दो हेमंत सरकार आंदोलन, कहा बहानेबाजी नहीं चलेगी। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की मांग को लेकर आजसू पार्टी हेमंत सरकार के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। आजसू के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत, केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता और युवा नेता संजय मेहता ने सोमवार 30 जून को संयुक्त रूप से प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में स्थानीयों को 75% आरक्षण दिलवाने के लिए पार्टी संघर्ष करेगी और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय में भी पहल करेगी। इसके लिए पार्टी द्वारा 9 अगस्त से 14 अगस्त तक नौकरी दो हेमंत सरकार अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से आजसू राज्य सरकार से हिसाब मांगेगी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं पार्टी ने बलिदान दिवस समारोह के आयोजन की सफलता के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं, पंचायत कमेटी के सदस्यों, प्रखंड कमेटी के सदस्यों, सभी जिला अध्यक्षों, केंद्रीय कमेटी के सदस्यों, एक कार्यकर्ताओं और मीडिया का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सम्मान योजना के 5.5 लाख लाभुकों के नाम काट दी है। यदि वे योग्य नहीं थे तो सरकार ने किस आधार उनका चयन किया था? यदि ये प्रशासनिक भूल थी तो इसके लिए किस नौकरशाह को सजा दी गई? सरकार ने महिला सम्मान योजना के चयन और नाम हटाने का कोई आधार नहीं बताया है। इसकी कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। आजसू पार्टी सभी मां बहनों के सम्मान में खड़ी है, लेकिन किसी को योग्य लाभुक के तौर पर चयन करना और फिर उनका नाम हटा देना, यह मैया का अपमान है। रांची में जल जमाव से परेशान लोग, उत्तम यादव के नेतृत्व में अल्बर्ट एक्का चौक पर हुआ जोरदार प्रदर्शन। राजधानी रांची में जल जमाव की समस्या गंभीर हो गई है। शहर के कई इलाकों में कमर तक और कुछ जगहों पर गर्दन तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कार और बाइक सड़कों पर पानी में तैरती नजर आ रही हैं। इसी समस्या को लेकर उत्तम यादव के नेतृत्व में परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हाथों में कटआउट लिए लोग रांची के अलग अलग इलाकों में हो रही जल जमाव की हालत को दिखा रहे थे। प्रदर्शन में उत्तम यादव ने कहा कि नगर विकास मंत्री, रांची के जनप्रतिनिधि और नगर निगम इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह से लापरवाह हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट सत्र के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि ने रांची की समस्याओं पर चर्चा नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही नालियों की सफाई और जल जमाव की समस्या का हल नहीं निकाला गया तो लोग जल जमाव वाले स्थानों पर जाकर धान रोपनी कर विरोध दर्ज कराएंगे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि रांची में जल जमाव की समस्या को तत्काल हल किया जाए और नालियों की समय पर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो। बरही में दर्दनाक हादसा, मकान की छत गिरने से दंपति की दबकर मौत। हजारीबाग जिला अंतर्गत रसोईया धमना बाराटोला गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। एक मकान की छत अचानक गिर गई, जिसमें दबकर पति और पत्नी की मौत हो गई। इस हादसे से इलाके में मातम पसर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार रविवार मध्य रात्रि को एक जर्जर मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे घर के भीतर सो रहे हबीब अंसारी, उम्र 50 वर्ष, और उनकी पत्नी जुमेरा खातून की मौत मौके पर ही मलबे में दबकर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों पति पत्नी मलबे के नीचे पूरी तरह दब गए। आसपास के लोगों को जब इसकी भनक लगी तो वे आनन फानन में दौड़े और मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला। इसके लोगों की मदद से उनको तत्काल बरही अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे को लेकर गांव के लोगों का कहना है कि मकान काफी पुराना और जर्जर स्थिति में था। इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बरही के अंचल अधिकारी अमित किस्कू ने बताया कि यह मामला प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, जिसमें सरकारी प्रावधानों के अनुसार मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। बता दें कि जुमेरा खातून स्थानीय वार्ड संख्या 9 की एक सक्रिय जनप्रतिनिधि थीं और गांव के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। उनकी असामयिक मौत से गांव में शोक और स्तब्धता का माहौल है। मृतक दंपति अपने पीछे 4 पुत्रियां और 1 पुत्र को छोड़ गए हैं। अब इन बच्चों के सामने अंधकार में भविष्य की चिंता सता रही है। रांची डीसी ने की मैराथन से लेकर रथ यात्रा व फ्लाईओवर उद्घाटन तक पर बैठक। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सोमवार समारणालय में सभी वरीय अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। जिले में चल रही विकास योजनाएं, जनकल्याणकारी काम और आने वाले बड़े आयोजनों की तैयारी का रिव्यू किया गया। सभी विभागों को सख्त निर्देश कि काम समय पर ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ हो। नशा मुक्ति मैराथन 26 जून को मोरहाबादी में होने वाली दौड़ की तैयारी को फाइनल टच देने का आदेश। प्रचार, सुरक्षा, रूट तय करने और छात्रों की भागीदारी पर जोर। रातू रोड फ्लाईओवर उद्घाटन 3 जुलाई। कार्यक्रम के लिए ट्रैफिक प्लान, गेस्ट मैनेजमेंट और तकनीकी तैयारी समय पर पूरा करने को कहा। जगन्नाथ रथ यात्रा, रथमार्ग, भीड़ प्रबंधन, दवा, पानी और सुरक्षा व्यवस्था पक्की करने का निर्देश। झारखंड में लोकायुक्त का पद 5 वर्ष से खाली, धूल फांक रहे हैं हजारों आवेदन। झारखंड सरकार भ्रष्टाचार को लेकर भले ही जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, मगर हकीकत यह है कि लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद 5 वर्षों से खाली है। लोकायुक्त सरकारी विभागों में पहले भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई कर उस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा करते हैं। बता दें कि राज्य के लोकायुक्त रहे जस्टिस DN उपाध्याय का कार्यकाल फरवरी 2022 तक था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी असामयिक निधन 29 जून 2021 को दिल्ली एम्स में हो गया था। उनके इस असामयिक निधन के बाद से झारखंड में लोकायुक्त
लोकायुक्त का पद खाली है। लोकायुक्त कार्यालय में करीब 3000 आवेदन धूल फांक रहे हैं। इन आवेदनों पर लोकायुक्त के नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रहा है। लंबित केसों की सुनवाई के लिए पारंपरिक रूप से पहले सचिव स्तर से तिथि निर्धारित की जाती थी, मगर फरवरी 2022 से कार्मिक विभाग ने चिट्ठी भेजकर इसे भी समाप्त कर दिया। जाहिर तौर पर कार्यालय में लंबित केसों की फाइलें उस समय से यूं ही पड़ा हुआ है। लोकायुक्त कार्यालय में सचिव का भी पद खाली है और दैनिक कामकाज संयुक्त सचिव के भरोसे किसी तरह चल रहा है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनती है, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। समिति की अनुशंसा पर नामित व्यक्ति को राज्यपाल या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, या जो भी पहले हो। बहरहाल लोकायुक्त विहीन सरकार का यह आलिशान कार्यालय सुनसान है, जहां गतिविधि के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का रूटीन वर्क है। हजारीबाग फायरिंग मामला 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, व्यवसायियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। रविवार को हुए श्री ज्वेलर्स गोलीकांड को 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, तो दूसरी ओर स्वर्ण व्यवसायी संघ मंगलवार और बुधवार को उग्र आंदोलन करने की रणनीति बना रहा है। स्वर्ण व्यवसायियों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, अन्यथा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हजारीबाग में रविवार को श्री ज्वेलर्स जेवर दुकान में अज्ञात 2 अपराधियों ने 7 राउंड गोली चलाई थी। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए थे। घटना को 24 घंटा से अधिक का समय बीत चुका है और अभी भी अपराधी पुलिस के हाथों से दूर हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया में एक शख्स ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए खुद का नाम उत्तम यादव बताया था। स्वर्ण व्यवसायियों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। इस मामले में स्वर्ण व्यवसायियों ने बैठक भी की, जिसमें तय किया गया है कि मंगलवार को 48 घंटा बीत जाने तक इंतजार किया जाएगा। गिरफ्तार नहीं होने पर मंगलवार देर शाम मशाल जुलूस निकाला जाएगा। बुधवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। स्वर्ण व्यवसायी संघ को दूसरे संगठन ने भी अपना समर्थन दिया है। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने विश्वास दिलाया है कि 48 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत हद तक पुलिस इस मामले को सुलझाने के करीब पहुंच चुकी है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा टेक्निकल सेल की भी मदद इस कांड के उद्भेदन के लिए ली जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार कानून व्यवस्था और आतंकियों पर गंभीर नहीं, डीजीपी को लेकर दिया ये बयान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर हेमंत सरकार असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कई लोगों की आतंकवादी गतिविधि में गिरफ्तारी झारखंड से हुई। ऐसे में यहां विशेष सुरक्षा और निगरानी की आवश्यकता है, लेकिन ये सरकार इल्लीगल डीजीपी से काम ले रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डीजीपी लगभग 2 माह पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके बावजूद राज्य की सुरक्षा की कमान उनके ही जिम्मे है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि एसीबी और सीआईडी के भी डीजी वही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि यह सरकार राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकियों के प्रति गंभीर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह बात दुमका परिसदन में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्ता पक्ष के सभी लोग सिर्फ कमाने में लगे हैं। वे बालू, कोयला और पत्थर बेधड़क लूटकर रुपए बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो राज्य में कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर ले रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पाकुड़ के कोयला खदानों से जो लोडिंग होती है, उसके ट्रांसपोर्टिंग से लेकर रैक तक में राज्य सरकार के परिवार वालों ने कब्जा जमा रखा है। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल करेगा वियतनाम का दौरा, उद्योग मंत्री करेंगे रवाना। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की टीम मंगलवार 24 जून को वियतनाम के लिए रवाना हो रही है। 24 से 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जा रहे झारखंड के उद्योगपतियों की इस टीम में टेक्सटाइल, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी समेत विभिन्न सेक्टर से जुड़े 21 सदस्यीय दल शामिल हैं। इस संबंध में चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि वियतनाम में भारतीय दूतावास के अलावा इंडियन बिजनेस चेंबर इन वियतनाम, वियतनाम एसोसिएशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टेड एंटरप्राइजेज, वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स, कई स्थानीय कंपनी के उच्चाधिकारियों के साथ झारखंड चेंबर के सदस्य बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड और वियतनाम में व्यापारिक संभावना बढ़ेगी। लौटने के बाद झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स राज्य सरकार के साथ अनुभव साझा करेगी। चेंबर के सचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि राज्य सरकार भी निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश के दूसरे राज्य या अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर शिष्टमंडल को लेकर जाती है, तो झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी को भी उसमें शामिल करें, जिससे राज्य में औद्योगिक माहौल बनाने में सफलता मिल सके। रांची के तमाड़ में डायरिया का प्रकोप, 2 महिलाओं की मौत, 3 को किया गया रिम्स रेफर।
राजधानी से सटे तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के जारगो गांव में डायरिया से 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत की बात कही जा रही है, जबकि 3 लोगों को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि जारगो पंचायत के डोमोडीह और गांगू गांव पिछले कई सप्ताह से डायरिया से ग्रसित है। हालांकि बीडीओ ने डायरिया से मौत होने की बात से इनकार किया है। ग्रामीणों की सूचना पर मेडिकल टीम लगातार गांव में कैंप कर लोगों का इलाज कर रही है। 69 वर्षीय कमला देवी और 60 वर्षीय भद्री देवी की मौत हुई है, जबकि डायरिया के लक्षणों से ग्रसित पनीश्वरी देवी, विश्वनाथ महतो और रेखा देवी को गंभीर अवस्था में रिम्स भेजा गया है, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। बुंडू क्षेत्र के आज सुनेता राजकिशोर कुशवाहा ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कुएं और तालाबों का पानी दूषित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के लोग वही पानी पीते रहे हैं, जिससे अचानक बीमारियों का प्रसार हुआ है। हालांकि सूचना पर बुंडू प्रशासन ने गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया है और पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। बीडीओ का नेतृत्व में मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद है। ग्रसित लोगों का इलाज कर उनका सैंपल लिया गया है ताकि बीमारी के कारण का पता चल सके। इधर बुंडू बीडीओ सावित्री कुमारी ने डायरिया से मौत होने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि जिन 2 महिलाओं की मौत हुई है, दोनों पूर्व से बीमार थीं और उसी बीमारी के कारण उनकी मौत हुई है। हालांकि उन्होंने बताया कि 3 अन्य महिलाओं में डायरिया के लक्षण पाए गए, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। बीडीओ का कहना है कि गांव में वे खुद मेडिकल टीम के साथ जाकर क्षेत्र का निरीक्षण किए हैं। मंगलवार को विशेष मेडिकल शिविर लगाया जाएगा और गांव के ग्रामीणों की जांच की जाएगी। इस बीच स्थानीय प्रतिनिधियों ने पेयजल स्रोतों की तत्काल सफाई करने, गांव में क्लोरीन की गोलियां, ओआरएस और अन्य जरूरी दवाइयां वितरित करने तथा स्थायी जल शुद्धिकरण व्यवस्था लागू करने की मांग की है। जमीन मालिकों से बात करे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, नगड़ी में रिम्स 2 निर्माण पर बोले पूर्व सीएम रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि नगड़ी में रिम्स 2 निर्माण को लेकर राज्य सरकार जमीन का अधिग्रहण कर रही है। रैयतों ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। रैयतों ने एक ज्ञापन सौंपा है। नगड़ी के जमीन मालिकों ने कहा कि यह जमीन खेतीबाड़ी की है, यही जमीन लोगों की जीविका का आधार है। नगड़ी के रैयतों ने पूर्व सीएम से मुलाकात कर रिम्स 2 निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण के तरीके पर सवाल उठाए हैं। रघुवर दास ने कहा कि गांव वालों ने बताया कि 2012 में लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण का विरोध किया था। उस समय झामुमो के कई बड़े नेता इसके विरोध में नगड़ी पहुंचे थे, आंदोलन में शामिल हुए थे। इस मामले में हाईकोर्ट का भी निर्देश आया था कि रिंग रोड के लिए जमीन का अधिग्रहण सरकार करे। रिंग रोड पर सहमति दी गई थी, लेकिन दूसरे निर्माण के लिए राज्य सरकार को रैयतों से बातचीत करने को कहा गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार को अविलंब नगड़ी के जमीन मालिकों से बातचीत करनी चाहिए। संवाद से ही रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस के ही जमीन मालिकों से जमीन ली जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों के बारे में नहीं कहना है। सत्ताधारी दल हल्की बातें कर रहे हैं। ये सरकार आदिवासी विरोधी है। अबुआ सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित आदिवासी मूलवासी हो रहे हैं। इनके अधिकार छीने जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की नई किताबें कबाड़ में बिकने पहुंची। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया का मामला है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भेजी गई किताबें और कॉपियां स्कूलों में पहुंचने की बजाय सीधे कबाड़ में बेचने के लिए भेज दी गईं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सत्र 2025-26 के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरित करने हेतु भेजी गई ये सामग्री चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के मिस्त्रीपाड़ा स्थित एक विलय विद्यालय के भवन में रखी गई थी, लेकिन सोमवार को इन्हें टेम्पो में लादकर सीधे पुराना बाजार स्थित एक स्क्रैप टाल पर बेचने के लिए ले जाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया। जैसे ही ग्रामीणों ने टेम्पो को रोका, चालक स्क्रैप टाल पर किताबें उतारकर मौके से भाग गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और प्रखंड कर्मियों की मिलीभगत से यह साजिश रची गई है, जिसमें बिचौलिए स्कूलों के बच्चों के लिए आई नई किताबें और कॉपियों को कबाड़ में बेच रहे हैं। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना पर भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मंत्री के गृह जिले में इस तरह की लापरवाही हो सकती है, तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने इसे बच्चों के भविष्य के साथ क्रूर मजाक बताया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पलामू में 36 घंटे में डूबने से 6 लोगों की मौत, 5 बच्चे भी शामिल, एक की तलाश जारी। पलामू जिले में रविवार से लेकर सोमवार की सुबह तक अलग अलग हादसों में पानी से डूबने से 6 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 5 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है। पांकी प्रखंड के पकरिया पंचायत के लालेमाटी गांव में समीर अंसारी अन्य बच्चों के साथ नदी में नहाने गया हुआ था। इसी क्रम में समीर नदी में बह गया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद बच्चों ने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन सोमवार देर शाम तक समीर का पता नहीं चल सका।
बांकी थाना क्षेत्र के ही ढूम पंचायत के उकसो गांव में रविवार की शाम राकेश अमानत नदी में नहाने के दौरान डूब गया, जिसका शव सोमवार को गांव से कुछ दूरी पर अमानत नदी के किनारे बरामद किया गया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोनों घटनाओं की बांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने पुष्टि की है। इसके अलावा रविवार को ही पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के रांची रोड रेडमा के इलाके में एक तालाब से 2 मौसेरे भाइयों का शव बरामद हुआ था। शनिवार की शाम से दोनों लापता थे। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने इस घटना की पुष्टि की है। वहीं पलामू के ही पाटन थाना क्षेत्र के गंगतोअम में तालाब में डूबने से अर्जुन भुइयां नामक एक बच्चे की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। चैनपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ीबिर इलाके में ममता देवी नामक महिला कपड़ा धोने के दौरान नदी में डूब गई। स्थानीय ग्रामीणों ने ममता देवी को डूबते हुए देख लिया, जिससे ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला। बाद में उन्हें इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। विधानसभा उपचुनाव प्रतिफल के बाद इंडिया ब्लॉक में उत्साह, भाजपा ने कहा इसके नतीजे अलग होते हैं, ज्यादा खुश न हो। सोमवार गुजरात की 2 और केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया ब्लॉक के दलों में उत्साह है। वहीं भाजपा के नेता इसे यह कहकर सामान्य रिजल्ट बता रहे हैं कि जहां जिस दल की सरकार है वहां उस दल के उम्मीदवार की जीत हुई है। कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित नहीं होने की सलाह देते हुए झारखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि विधानसभा चुनाव नतीजों की आड़ में कांग्रेस भारतीय सेना के पराक्रम का अपमान कर रही है। भाजपा के गढ़ और पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के गृह राज्य में भाजपा उम्मीदवार की एक विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के हाथों मिली करारी हार से कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजमुनी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना पूरे पराक्रम से लड़ रही थी और अचानक अमेरिका के दबाव में जिस तरह से पीएम मोदी ने सीज फायर किया, उससे देश की जनता जान गई कि पीएम मोदी का सीना 56 इंच नहीं है। सतीश पॉल मुंजमुनी ने कहा कि 5 विधानसभा पदों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि देश में भाजपा के प्रति जनता में व्यापक आक्रोश है। जनता ने नरेंद्र मोदी के सरेंडर नीति को पसंद नहीं किया, इसलिए नतीजे ऐसे आए हैं। झारखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे अलग होते हैं। अगर गुजरात में इतनी ही कांग्रेस मजबूत है तो लंबे दिनों से हम वहां सरकार में कैसे हैं? गुजरात में हम एक सीट जीते हैं और दूसरे पर जिस दल की जीत हुई है वहां की पार्टी विश्लेषण करेगी कि वहां दल जीता है या उम्मीदवार की वजह से उनकी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि एक बात जो काफी दुखद है कि उपचुनाव के नतीजों को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर कांग्रेस भारतीय सेना के पराक्रम का अपमान कर रही है। पलटे इरफान अंसारी, धमकाया कानूनी कार्रवाई करूंगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने उस बयान से पलटी मार दी है जो सोशल मीडिया में वायरल है। उस बयान में वे ये कहते सुने जा रहे हैं कि झारखंड में हमेशा सोरेन परिवार से ही मुख्यमंत्री होगा। उस पूरी वीडियो को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है, लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि उनके द्वारा जारी वीडियो में भी वही बातें उनके द्वारा कहते हुए सुनी जा सकती हैं। लेकिन इरफान अंसारी ने कहा है कि मेरा बयान रघुवर दास के परिप्रेक्ष्य में था। संथाल में रघुवर दास आए इसलिए मैंने उनके बारे में ये बातें कही हैं, पर कुछ यूट्यूबर लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं उन पर मैं शीघ्र कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं, क्रॉप करके बयान चलाते हैं। कृपया नेताओं से आग्रह है कि प्रतिक्रिया ना दें। उसके बाद उन्होंने पूरा वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में आगे वे ये कहते हुए भी सुने जा रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के बारे में वो नहीं बोलेंगे, वो आदिवासी नेता हैं, उन्हें तंग नहीं करेंगे, लेकिन रघुवर दास से कहेंगे कि उनको झारखंड से क्या मोह है। यू आर नॉट झारखंडी, झारखंड को बख्श दीजिए। हम तो छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे, कोई और पूर्व मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे, फिर आप क्यों झारखंड में जमे हैं? झारखंड गरीब है, आपको तो वरदान में मुख्यमंत्री पद मिल गया, उसका मजा ले लिए। कितना अच्छा ओडिशा के राज्यपाल पद पर थे, वहां थे तो हम तो आपको तंग नहीं कर रहे थे। इरफान अंसारी ने रघुवर दास के बारे में फिर आगे ये कहा कि आपको आदिवासियों से कोई हमदर्दी नहीं है, आपको तो यहाँ के लोहा कोयला बालू से मोहब्बत है। हाईकोर्ट ने सीसीएल से मांगी सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में चतरा के टंडवा में विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान सीसीएल की ओर से उक्त क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिसके बाद अदालत ने इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में कोल परियोजना विस्थापित कल्याण समिति की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि चतरा के टिंडवा में सीसीएल की ओर से खनन किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 1994 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अभी तक रैयतों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। कचरे से बन रही गैस की 2500 घरों में सप्लाई। गेल इंडिया ने रांची नगर निगम के सहयोग से झिर्री में लगाया कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कचरे से बनी गैस से रांची के 2500 घरों में इन दिनों खाना बन रहा है। ये गैस झिर्री में गेल इंडिया द्वारा लगाए गए पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र में बन रही है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो हरित क्रांति के क्षेत्र में ये गेल इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है। शहर को कचरा मुक्त साफ सुथरा रखने के लिए गेल इंडिया द्वारा यह संयंत्र लगाया गया है। अभी इस संयंत्र से दैनिक 5 मीट्रिक टन गैस का उत्पादन हो रहा है। पूरी क्षमता पर संचालन होने के बाद यह संयंत्र प्रतिदिन 15,000 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की आपूर्ति करने लगेगा।
इसी साल शुरू हुए सीबी संयंत्र से फिलहाल 2500 किलोग्राम कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्रतिदिन उत्पादित हो रही है। जैसे ही नगर निगम से अधिक मात्रा में पृथककृत गीले कचरे की आपूर्ति होगी, बायोगैस का उत्पादन बढ़ जाएगा। सरायकेला पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लालू परिवार को बताया गब्बर परिवार, हेमंत सोरेन पर भी साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एक बार फिर बिहार की जनता बिहार की राजनीति में गब्बर परिवार लालू परिवार की एंट्री को नकार देगी। लालू गब्बर हैं और उनके बेटे तेजस्वी सुपर गब्बरची भूमिका में हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले इस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं, जबकि उनकी आदर्श ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने वाले चंपई सोरेन इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, ताकि झारखंड को बंगाल बनने से रोका जा सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार में झारखंड में तसर और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में रांची के नगड़ी में इंडोर तसर की खेती की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही बड़े पैमाने पर कपड़ा उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में शामिल हो जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।